Hello friends, welcome to our class Arya Coaching. As you know that this is the class where you can feel physics, you can realize physics and you can clear all the concept of the physics. And I would like to say that if you are not subscribed my channel, so please subscribe it because you will study here full intermediate physics with me. Okay, so now we are going to start our class, and in this class we are going to see some numericals, and these all the numericals we are going to see. And these numericals are from lesson number 1. Okay, so we are going to start our class. First numerical is, यदि एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, और कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, लेसन मैंने पढ़ाए हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर. जाइएगा, आप सर्च करिएगा आर्या कोचिंग, वहां पर एक टैब मिलेगा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लेसन वाइज बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट मिलेंगे. ओके, सो यू कैन वॉच दिस ऑल द वीडियोस एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर. ओके, सो हम लोग, अगर आप लोगों ने वो सारे के सारे वीडियोस देखे हैं, लेसन नंबर 1 को स्टडी किया है पूरी विधिवत तरीके से, ओके, लाइव क्लास भी हमारी चल रही है तो लाइव क्लास में पढ़ा हो या फिर हमारे वीडियोस देखे हो, ठीक है, तब आप आराम से ही न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप फिर दिक्कत पाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. तो इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहले थ्योरी को आप लोग समझिए, फील करिए, उसके बाद में ही न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिए. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का पहला न्यूमेरिकल है, यदि एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश, मतलब आवेश कितना है, 1 कूलाम का है, और आवेश को हम लिखते हैं किससे, क्यू से, तो हम लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू दिया है 1 कूलाम. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दिया है क्वेश्चन जो कहता है बस उतना ही करना है, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना. ठीक है, क्या कहा इसने, यदि एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, मतलब घन की भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो चलो ए बराबर कितना है, 1 मीटर है. ठीक है, हमने नोट कर लिया है ए बराबर 1 मीटर स्थित है, तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना करनी है. क्या गणना करनी है, फ्लक्स घनत्व, मतलब जिसे हम फाई ई कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसी को हम फ्लक्स घनत्व कहते हैं. ठीक है, तो हमें गणना करनी है फ्लक्स घनत्व की. आराम से कर सकते हैं, हमें फार्मूला पता है, गॉस की प्रमेय से हमें फार्मूला पता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश स्थित होता है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हमें निकालना होता है तो गॉस प्रमेय लगाते हैं, और गॉस प्रमेय में फाई ई का जो फार्मूला है बच्चा Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता होगा. ठीक है, तो ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, फ्लक्स के लिए. लेकिन फ्लक्स किसका, ये फ्लक्स है उस पूरे पृष्ठ का फ्लक्स है. लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है, एक घन था और घन के पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा, उसे हम फाई ई कहेंगे. लेकिन हमें क्या याद करना है, केवल एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है. कहने का मतलब है घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों से, मतलब सभी फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन. मतलब क्यू अपान एप्सिलॉन फॉर्मूला होता है सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स. लेकिन उसमें एक फलक की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, उसका 1/6वां भाग हमें निकालना होगा, मतलब हमें इसे 6 से भाग करना होगा. जब भी घन की बात आएगी और एक फलक कह देगा तो कर देंगे Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट. एक फलक कहेगा तो Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट रख दिया और वैल्यू निकाल लेते हैं. फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, Q कितना है, तो Q है 1 मीटर, मीटर में होना चाहिए, अच्छी बात है, जिससे सॉरी Q 1 मीटर नहीं, जिसे 1 कूलाम कहते हैं ना, Q कितना है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम रख दिया, अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखना चाहते हैं अगर आप तो रख दें, मैं नहीं रखने वाला. ठीक है, इनका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखना चाहते हैं, सभी को पता होगा 8.85 इंटू 10⁻12 होता है. ठीक है, रखना चाहे रख दें, मल्टीप्लाई कर ले, भाग करा ले, आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं तो ऐसे रखने वाला हूं, मतलब फाई इज इक्वल टू 1/6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा. इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम. ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया है. हम ऐसे ही रखने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए और इनको सॉल्व करके आंसर आप ले आ सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, देखने में बहुत ही इजी हैं. ठीक है, पढ़ने में बड़े हैं लेकिन लगाने में बहुत ही इजी हैं. ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर पाएंगे. चलो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक समान रूप से आवेशित 2.0 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बच्चा अब की बार उसने किसी एक फलक की बात नहीं की है, उसने कुल वैद्युत फ्लक्स की बात की है। तो अब हमें क्या करना होगा, 6 से भाग नहीं देना होगा और फार्मूला तो वही रहने वाला है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। मतलब दिया क्या क्या है, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाला गोलीय कोश है। मतलब कहने का यह है, त्रिज्या दी गई है गोलीय चालक की, जिसे हम आर से लिख सकते हैं 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक है। इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कितना है, आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से लिखते थे। सिग्मा इज इक्वल टू है 80 माइक्रोकूलाम, 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और हमें बच्चा पता है जब माइक्रो होता है तो उसे हमें कूलाम में केवल करना होता है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यह हो गया है हमारा सिग्मा का वैल्यू। अब ज्ञात क्या करना है, चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई ज्ञात करना है। फार्मूला वही है, फार्मूला क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब 6 से भाग नहीं देना है क्योंकि एक फलक की बात नहीं की है। यहां पर गोलीय चालक है तो फलक होते ही नहीं है, पूरा पृष्ठ होता है। कोई बात नहीं है, गोलीय चालक है। कैसा चालक है, गोलीय, इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा यहां पर Q दिया है क्या, नहीं दिया है। अब यहां पर Q नहीं दिया है लेकिन यहां पर सिग्मा दिया है। हम सिग्मा से Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा से हमें Q निकालना पड़ेगा। सिग्मा और Q के बीच में क्या संबंध होता है, तो हमें पता है सिग्मा का फार्मूला, किसी को ना पता हो लेकिन हमें तो पता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A। मैंने बताया था सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A। अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, यहां से हम अगर Q निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा इंटू A। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो Q की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं सिग्मा इंटू A। तो ये लिख देंगे सिग्मा इंटू A। Q का वैल्यू हो गया अपान में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का तो वैल्यू हम रख देंगे जो दिया हुआ है, लेकिन A का वैल्यू क्या रखेंगे, A का वैल्यू यहां पर नहीं दिया हुआ है। बच्चा A का मतलब क्या है, तो A का मतलब है पृष्ठ, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसा पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो गोलीय पृष्ठ है ना, गोलीय चालक है तो गोलीय चालक का जो पृष्ठ होगा, और गोलीय चालक का पृष्ठ मतलब गोले का पृष्ठ, और गोले का पृष्ठ का फॉर्मूला का क्या होता है, तो हमें पता है 4πr² होता है। ठीक है, तो हम रख देते हैं यहां पर A का वैल्यू। A का मतलब क्या है, यहां पर गोलीय चालक का पृष्ठ, और गोलीय चालक का पृष्ठ क्या होगा, 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। ये वैल्यू रख दिया, अपान में एप्सिलॉन नॉट रख दिया। यहां तक दिख रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, हम रखते हैं वैल्यूज ये सारी की सारी। तो ये क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू रखते हैं, सिग्मा का वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, ऐसे लिखते हैं। पाई का वैल्यू क्या है, तो पाई का वैल्यू है बच्चा हमारा 3.14, और इसके बाद में आर का वैल्यू हमारा दिया गया है 2 मीटर, अर्थात 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया है 4। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए क्योंकि आर स्क्वायर था, आर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अपान में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखते हैं। अपान में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको पता होगा, क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। चलो रख दिया है हमने ये सब वैल्यू। अब इनका हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और इसका मल्टीप्लाई करा लेते, पहले कराते हैं इनका तो 80 ऐसे रखते हैं। अब हम 4 जा होता है 16, 1 बचेगा कैरी, 4 1 जा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 4 3 जा 12 ये हो गया। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारा दशमलव। इसके बाद में ये वाला अभी 4 बचा है, इंटू में 10⁻⁻6 बचा है, और अपान में क्या है, तो अपान में है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई और इसमें करा देते हैं। 5 इज इक्वल टू ये हो जाता है 80, इंटू में 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 6 24, 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 तो 22 हो जाएगा।
4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 5 हो जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना बनता है। यहां पर 10 टू पावर -6 है, अपान में है यहां पर 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। भाई कराते हैं तो करते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर 0 तो ऐसे लिख देते हैं हम, 8 चक्कू 32 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 3 19 का 9 हो जाएगा, और उसके बाद में 8 0 0 और 1 19 वाला ये अभी था, और 8 पन 40 हो जाएगा, 40 लिख दिया। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, इंटू 10 टू पावर -6 कर दिया, अपान में हो गया 8.85 इंटू 10 टू पावर 12 को ऊपर कर देते हैं, चलो 10 टू पावर प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चा ध्यान से देखो, ये दशमलव से दशमलव हटा दिया, मतलब ये हो गया 40 19 20 अपान में 885। इसको हम इससे भाग दे देंगे, 5 5 से छोटा छोटा काटो या बड़ा बड़ा काटो, जैसे ही आप काटना चाहते हैं, डायरेक्टली काटना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं, भाग कर लीजिए। और यहां पर घाते कितनी बच जाएंगी, माइनस का है और प्लस का है तो 6 बच जाएगी, और वही हमारा भाग करने पर जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको भाग करके बताना है, क्योंकि मैं यहां पर ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको ये छोटे मोटे कैलकुलेशन तो करने ही होंगे। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके अवश्य बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10j कैप रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आपने अगर समझा होगा, फॉर्मूला पता होगा, तब कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है सही से, ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं वेक्टर ई का वैल्यू दिया है। यहां पर वेक्टर ई इज इक्वल टू दिया है बच्चा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ओके, ये वेक्टर ई का वैल्यू दिया है। वेक्टर ए बराबर दिया गया है, जो पृष्ठ रखा गया है वो है 10j कैप। ओके, ये दिया गया है, रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, वैद्युत फ्लक्स, मतलब फाई ई की गणना हमें करनी है। फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू गॉस की प्रमेय बताया गया था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर ना क्यू है ना एप्सिलॉन नॉट है। इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था फाई ई का, वो फार्मूला पढ़ा था जब हमने फाई ई की परिभाषा बताई थी, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई थी, तब क्या था, ये था हमारा फार्मूला, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये फार्मूला होता है, और हमने बताया था जब वेक्टर रिमूव करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा भी आता था। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर रिमूव नहीं करना है, क्योंकि यहां पर वेक्टर ही दिए गए हैं। ठीक है, चलो रख देते हैं वेक्टर ई और वेक्टर ए के वैल्यूज रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई का वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ओके, देखते रहिए, आराम से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये रख दिया वेक्टर ई, इनटू में डॉट में रख दिया है वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 10j कैप। ओके, रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, जे वाले का जे के साथ में, के वाले का के साथ में। हम अगर सब में सबका कराएंगे तो याद करिए भाई, मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या होता है, 2i का j के साथ में कराएं, फिर 4j का 10j के साथ में कराएं, फिर 7k का 10j के साथ कराएं, सबका कराएंगे। लेकिन याद रखिएगा, i j जब गुणा होगा तो वो 0 हो जाता है, j जब गुणा होगा, j और जे मतलब जे कैप 1 हो जाता है, आई कैप 1 हो जाता है, के कैप 1 हो जाता है। इसलिए हम जे का कराएंगे तब 1 आ जाएगा, और यहां पर 4 दहम 40 आ जाएगा। अगर हम के और जे की गुणा कराएंगे तो के और जे भी हमारा 0 हो जाएगा। मतलब असमान वाले होते हैं ना, आई जे है, के जे है, कुछ भी है तो हमारा 0 होने वाला है, लेकिन सेम है आई जे के, तो उनका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमें पता है इनका इनके साथ 0 हो जाएगा, इनका इनके साथ 0 हो जाएगा, ओनली जे वाले का जे वाले के साथ बचेगा। ठीक है, तो करते हैं इनका मल्टीप्लाई, बन जाता है फाई ई इज इक्वल टू बच्चा 410 का गुणा हो जाएगा 40, और जे कैप और जे कैप का
क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 5e इज इक्वल टू 40। यहां पर हम कोई मात्रक नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर e किसी मात्रक e का भी मात्रक नहीं दिया था, a का भी मात्रक नहीं दिया था, इसलिए हम इसका मात्रक नहीं लिख सकते। फिर लिख देंगे 5 इज इक्वल टू 40 मात्रक या 40 इकाई, जो भी उसका मात्रक होगा वहां पर यूज कर लिया जा सकता है। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला और ये आंसर कितना इजी है। वैद्युत फ्लक्स निकालना था, हमने तुरंत निकाल दिया। देखा कितना इजी था, बस फॉर्मूला रखना है और बस तुरंत मल्टीप्लाई करके दिमाग में भी इनका आंसर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन कहना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको सब्सक्राइब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है परमाणु के थॉम्सन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है। इस आधार तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10⁻⁻10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। स्वर्ण परमाणु मतलब स्वर्ण परमाणु का जो Z है, जिसका हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक है 79 है, के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा लेसन नंबर 1 था उसका लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आप समझ पाएंगे इसे आसानी से। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था, चलो हम आज थोड़ा सा बताते हैं। मैंने बताया था अगर कोई भी चालक गोलीय चालक है और गोले पर आवेश वितरित है, उसके पृष्ठ पर वितरित है, मान लिया इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है और उससे बाहर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बच्चा हमने बताया था यह आवेश इस भांति व्यवहार करता है कि यह संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र पर स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है? केंद्र पर। मतलब आवेश वितरित तो गोले पर होता है, लेकिन यह व्यवहार कैसा करता है? उसके केंद्र पर स्थित है, ऐसा व्यवहार करता है। और यह व्यवहार हमें कैसे पता चला था? यहां पर हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा इससे भी निकल के आया था और किसी एक बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी यही होता था। इसीलिए हमने कहा था कि यह बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले के बिल्कुल समान है। ठीक है, इसीलिए हमें फार्मूला यहां पर यही इस्तेमाल करना है और बहुत ही इजीली हम लोग आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। जो जो वैल्यूज दी हैं हम उनको नोट कर लेते हैं। दिया क्या क्या गया है, इस आधार पर तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10⁻⁻10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, मतलब 10⁻⁻10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गोला है इसे हम R लिख सकते हैं। गोले की त्रिज्या है मतलब R लिख सकते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसे हम अगर मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा करना पड़ता है, मतलब 2 पावर बढ़ जाएगी, माइनस की 2 पावर बढ़ जाएगी। ओके, तो इतना हो गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? स्वर्ण परमाणु, स्वर्ण के लिए Z बराबर 79 दिया है। Z बराबर कितना दिया है? 79। और Z का मतलब समझते हो आप? Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, Z बराबर है 79। ठीक है, इसका मतलब है उसके भीतर आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा हमें मालूम है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारे प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है, मतलब उसके भीतर कितने प्रोटॉन हैं? 79 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन का हमें आवेश पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 79 प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम कह सकते हैं जो आवेश होने वाला है Q बराबर वो कितना हो जाएगा? 79 और एक प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन का होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यहां पर 79 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब 79 प्रोटॉन है उसमें। तो 79 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा कुल आवेश आ गया है। हमें त्रिज्या पता है गोले की, हमें निकालना क्या है? बताया है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। पृष्ठ पर जब बात करेगा तो हमें ज्ञात क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रही है। फार्मूला अभी हमने बताया था, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
अपान आर स्क्वायर। बच्चा यही तो फॉर्मूला होता है। चलो रख देते हैं यही फॉर्मूला, 1/4πε0 लिखिए या फिर के लिखिए। के का मतलब होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना होता है, -12। ओके, सो सॉरी 9, ठीक है। तो लिख देते हैं E इक्वल टू हो जाने वाला है, चलो यहां पर दिख नहीं रहा होगा, हम इधर आ जाते हैं, E का वैल्यू रख देते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9, ये हमने लिख दिया है, इंटू Q का वैल्यू रख देते हैं। Q का वैल्यू क्या है, तो Q का वैल्यू हमें पता है, अभी हमने बताया है 79 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू पावर 19। देखिए यहां पर Q का वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हो गया है, अपान में आर स्क्वायर। बच्चा R कितना है, 10 टू पावर -12 है, यहां पर हम लिख देंगे 10 टू पावर -12, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर जब होगा तो बन जाएगा 24, ठीक है। मतलब 10 टू पावर -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -24। ओके, तो ये हो गया है। अब हमें इसे इजीली सॉल्व कर लेना है और बस आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, सो हम करते हैं पहले गुणा, आपकी 9 इंटू में हम गुणा कर लेते हैं 10 टू पावर 9 ये है और 10 टू पावर -19 ये है, तो इसको हम घटा देंगे, यहां पर 10 टू पावर -10 बचेगा, हमें पता है 10 टू पावर -10 बचेगा, और क्योंकि माइनस का ये था प्लस का ये था, घट गया है बच्चा। अब हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, 16 नामा 144 का 4, उसके बाद में 16 सत्ते 112 और 14 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा, शायद 126 हो जाएगा, 126। ओके, एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं और इसके बाद में अपान में हम क्या लिखेंगे, 10 टू पावर -24 लिखेंगे। 9 और इसका गुणा करा दीजिए, चलो कर देते हैं गुणा, तो हमारा आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 बचेगा, 9 छाक 54 3 हो जाएगा, 57 का 7 हासिल 5 बचेगा, और 9 दूनी 18 5 23 होता है। उसके बाद में 9 एकम 9 2 11 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव यहां पर 7 और 6 के बीच में हो जाएगा, और 10 टू पावर -10 है, और नीचे है हमारा कितना, नीचे है 10 टू पावर 24, ऊपर कर देंगे प्लस का 24, घटाने पर क्या आ जाएगा बच्चा, E इक्वल टू हो जाएगा 37.6 इंटू 10 टू पावर, घटाने पर आ जाएगा यहां पर 14 प्लस का आ जाता है, ठीक है। हम दशमलव को कहां पर रखना चाहेंगे, दशमलव हमारा यहां पर होना चाहिए, मतलब 3 अंक हमें दशमलव इधर खिसकाना है, तो हम खिसका देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं आंसर। देखिए भाई आप लोगों को दिख रहा हो तो ज्यादा बेटर है, यहां पर हम लिख देते हैं इस तरह से आंसर लिख देते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.137 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 14 है। जब भी दशमलव इधर खिसकता है तो पावर बढ़ती है, कितना अंक खिसका है, 3 अंक खिसक के दशमलव इधर आया है तो 3 बढ़ेगा, 14 3 17 हो जाएगा, 10 की पावर 17 हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो कितना इजी है भाई, कैलकुलेशन में मेरे से गड़बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हुई होगी तो कोई बात नहीं है, मुझसे गुणा उड़ा गड़बड़ हो जाता है, जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन हाँ अगर वीडियो नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पर आप पढ़ने वाले हैं पूरी इंटरमीडिएट की फिजिक्स, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और यहां पर हम न्यूमेरिकल्स भी साथ में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी का फायदा उठा सकते हैं, सो बी रेडी फॉर स्टडिंग। आपको पूरे साल इस तरह से क्लासेस मिलती रहेंगी और किसी भी कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है, सॉरी वादा है। ओके, सो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या 10 की पावर -5 सेंटीमीटर है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वायु में स्थिर लटका सके, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और यहां पर वैल्यूज कुछ दी हैं, G इक्वल टू दिया है, जी है हमारा गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर किलोग्राम, और यहां पर जो रो बराबर दिया है जिसे हम कहते हैं घनत्व, ठीक है, दिया है 10 टू पावर 3 kg अपॉन मीटर क्यूब। ओके, और E का वैल्यू दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, सो ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा ही पेचीदा लग रहा है, बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताया क्या गया है, एक बूंद है जल की जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश
स्थित है और वो यहां पर लटका हुआ है। अगर लटका हुआ है तो क्यों लटका हुआ है, आप सोचिए क्यों लटका हुआ है, किसके कारण लटका होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण लटका होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल को कंट्रोल कौन कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र हमारा कंट्रोल कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल लगाएगा, मतलब बल लगाएगा, जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ध्यान से देखिए, अगर बूंद यहां पर मान लिया लटकी हुई है, ठीक है, ये हमारी बूंद है जल की जो लटकी हुई है, और लटकी क्यों है, यहां पर पृथ्वी है, यहां पर ये लटक गई। क्यों लटक गई भाई, अगर यहां पर कुछ भी ना होता, कोई भी बल ना लग रहा होता तो कंटिन्यूअसली वो नीचे गिरती हुई चली जाती, पृथ्वी पर आ जाती, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आ पा रही है, बीच में लटकी हुई है। क्यों लटकी हुई है, क्योंकि यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया है। और वैद्युत क्षेत्र वो क्या करना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। जब इस वाले बल को, जो नीचे की ओर बल लग रहा है, भाई नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा होगा एक बार बताइएगा, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा भाई, mg लगेगा, जो भार है ना वही तो उसको नीचे फेंकेगा। अगर हल्की चीज होगी उसका बल नीचे कम लगेगा, ज्यादा भारी चीज होगी उसका बल ज्यादा लगेगा, ठीक है। हम कह सकते हैं इसका जो भार है वो भार ही नीचे वाला बल है हमारा, ठीक है। नीचे वाला बल जो हमारा है, जो जिससे नीचे खींचता हुआ जा रहा है, वो कौन है, mg है, जिसे हम भार कहते हैं, mg है, ठीक है। अब इस mg को कंट्रोल कौन कर रहा है, वैद्युत बल। वो किधर लगना चाहिए, वो ऊपर की ओर लगना चाहिए। अगर वैद्युत बल भी नीचे की ओर हो जाए तो वो जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है हमें वैद्युत बल को ऊपर की ओर करना है। और वैद्युत बल ऊपर की ओर कब होगा, वैद्युत बल यहां पर जो F लगेगा, वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F, और F मतलब बच्चा, F मतलब होता है, F मतलब होता है Q इंटू E, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू होता है बच्चा F अपान Q, यहां से F इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू E। मतलब यहां पर एक बल लग रहा है Q इंटू E, वो ऊपर की ओर, और एक बल लग रहा है mg जो नीचे की ओर। इन दोनों बलों के संतुलन के कारण ही यहां पर वो बूंद लटकी हुई है, ठीक है। तो यहां पर कितना प्रबल वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए कि इतना बल यहां पर लग सके। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमें मालूम है यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब है अगर वैद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर दिष्ट होगा, ठीक है। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होगा और बल ऊपर की ओर। ये वैद्युत बल लग रहा है लेकिन ये भार नीचे की ओर इसको खींच रहा है, लेकिन इस भार को कंट्रोल कौन कर रहा है, वैद्युत बल कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये QE और ये mg दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब QE बराबर होना चाहिए mg के, बराबर होने चाहिए ना। जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगे, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब वो फिर ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है, इसीलिए तो लटका हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस ऐसी स्थिति में जब लटका हुआ होगा तो mg बराबर होगा इसके QE के, या QE बराबर होगा mg के। चलो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब E ज्ञात करना है। चलो E ज्ञात करते हैं। E ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, mg अपान Q लिखना पड़ेगा। mg अपान में ये Q, बच्चा अब m कहां से लाएंगे, g चलो हमें दिया है हम रख देंगे, q हमारा आवेश दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन रख देंगे। m कहां से लाएंगे, द्रव्यमान नहीं दिया है उस बूंद का, ठीक है। तो उस बूंद का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इस घनत्व के फॉर्मूले को। हमें पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चा नहीं पता है तो आज जान लीजिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये भाई ये घनत्व का फॉर्मूला होता है, मतलब रो इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान m अपान आयतन v, ठीक है, आयतन v। अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब m ज्ञात करना है, तो v और रो का मल्टीप्लाई कराते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v, और v क्या है, आयतन। रो तो दिया है, चलो हम रख देंगे। v क्या है, आयतन, आयतन भी नहीं दिया है तो आयतन का हम फॉर्मूला लिख देंगे यहां पर। आयतन कैसा, ये गोले की बूंद है ना, और बूंद कैसा होता है, गोला होता है, गोलीय होती है। बूंद कैसी होती है, गोल होती है, तो गोले का आयतन लगा देते हैं। भाई गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। याद होगा, आपने हाई स्कूल में याद किया होगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू में v की जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का। चलो हम m का वैल्यू ये रख देते हैं, क्योंकि अब हम रो का भी वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, क्योंकि त्रिज्या यहां पर दी गई है 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है, इनका वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं। इसका मतलब है हमें m निकालने के लिए थोड़ी सी
मशक्कत करनी पड़ी, हमने कर ली है। चलो हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यूज। तो m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं रो इंटू में 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब और अपान में हमारा क्या है क्यू। ठीक है, अपान में हमारा क्यू है, और सॉरी ये जी तो हमने छोड़ दिया, यहां पर हमने जी लिख दिया, मतलब m की जगह पर ये पूरा बवाल लिख दिया। m कहां से लाए पता है ना, m बराबर रो इक्वल टू m अपान v होता है, m बराबर रो इंटू v हो जाएगा। v मतलब आयतन, आयतन किसका, गोले का, मतलब गोलीय बूंद होती है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, बस इससे m निकाल लिया। तो m का वैल्यू ये हमारा था, तो ये हमारा m का वैल्यू हो गया इंटू में g अपान में q। बच्चा ये बटे में 3 है ना, तो हम यहाँ पर 3q यहाँ पर बटे में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम वैल्यू रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसमें आपको दिक्कत सॉरी मतलब जगह नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम करते हैं आगे की कोशिश। क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, e इज इक्वल टू हो जाएगा रो का वैल्यू कितना है, तो रो का वैल्यू 10⁻3, तो 10⁻3 रख दिया, 4 रख दिया, ऊपर 4 है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, वो भी रख दिया हमने, और आर क्यूब आर कितना है 10⁻⁵ है, सेंटीमीटर में है बच्चा, लेकिन हमें क्या चाहिए मीटर में, 10⁻² से मल्टीप्लाई कराइए, तो 10⁻⁵ पहले से है, 10⁻² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, 10⁻7 हो जाएगा। 10⁻7 का जब क्यूब होगा तो 7 या 21, 10⁻21 हो जाएगा, माइनस का 21। ये हम सब मिटाते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हो, यहां पर हमने लिख दिया है। इनटू में जी का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहां पर लिख दिया 10, और अपान में क्या है, तो अपान में 3 इंटू क्यू क्या है आवेश, और आवेश उस पर कितना है बूंद पर, तो बताए 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है रख दीजिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, रख दिया है, बस सॉल्व करना है बच्चा। अब हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, अगर कठिन होगा तो फिर आप लोग फिर कॉपी घर में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम रखते हैं यहां पर ये 4 का मल्टीप्लाई करा देते, चलो हम 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 चक्कू 16 मतलब 0.4, ये तो हो गया भाई। ठीक है, 0.4 हो गया, नीचे इतना तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर वाला लिख देते हैं 10⁻3 ये है प्लस का, 10⁻1 ये है प्लस का, 10 की पावर हो गई 4 प्लस की, 4 प्लस की हो गई, और माइनस की 21 है, घटेगी तो 17 बचेगी माइनस की। ठीक है, ध्यान से समझिए, 4 प्लस की है 21, माइनस की है घटेगी, तो माइनस की बचेगी 17, तो हम ऊपर लिख देते हैं 3.14 ऐसे ही लिखा, इंटू में 10⁻⁻17 लिख दिया। अपान में क्या है, अपान में बता है 4 तिया 12, 1.2 गुणे में 10⁻⁻19, दशमलव से हटाया दशमलव, 1 0 लगना चाहिए यहां पर। चलो हमने लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, e इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको अभी मिटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर चाहें तो 0 इसको दे सकते हैं, दे दें क्या, दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। हमने इसको 0 दे दिया, 10⁻⁻19 थी, 0 एक प्लस का दे दिया, माइनस की 18 बचेगी। चलो हम लिख देते हैं 314 बटे में लिखेंगे केवल 12, और इंटू में 10⁻⁻17 है, और नीचे 10⁻⁻18 बचेगी, क्योंकि मैंने 0 दे दिया है, इसको 18 बचेगी। 18 को अगर हम ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा, 10⁻+18 आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये आप समझ चुके हो, इसको हम मिटाते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर काटते हैं, काटें तो क्या बन जाएगा, e इज इक्वल टू बन जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना बचेगा, 31 से 24 गया तो बचा हमारा 7, 74 बन जाएगा, और 12 छंग 72, 12 छंग 72, अब बचेगा 2, दशमलव लगाया 20 हुआ, 12 एकम 12 बचा 8, और 12 छंग 72 फिर होगा, फिर इस तरह से होता चला जाएगा। अब बस इतना करते हैं, 26.16 इंटू में 10 की पावर कितनी बचेगी बता दीजिए भाई, 10 की पावर बचेगी हमारे पास, माइनस की 17 है, प्लस की 18 है, जोड़ देंगे सॉरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -17 प्लस की 18 प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, 10 की पावर प्लस की 1 बचेगी। अब हम 10 के इसमें गुणा करा देंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 261.6 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा फार्मूला ये हमारा आंसर आ गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, देखिए कितना इजी है, कितना सरल है, लेकिन मेन चीज है आपको समझना, आप उसे कैसे समझते हैं,
कैसे लगाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही क्वेश्चन जो भी कैसे भी कठिन हो, लेकिन हम लोग आसानी से सीख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग आगे सीखते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम लोगों को पूरे साल इसी प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा यदि आपका बेल आइकन प्रेस होगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे एक कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।